तो कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प की वापसी हो चुकी है। ट्रम्प न सिर्फ वापस आए हैं बल्कि जिस तरह से वापस आए हैं, जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, जो उनको बम्पर जीत मिली है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। रिकॉर्ड इसलिए तोड़े हैं क्योंकि वो जो गैप के साथ वापस आए हैं, जो उन्होंने बीच में कंसिस्टेंसी को अपनी ख़त्म किया है, ऐसा अमेरिका के इतिहास में बहुत पहले देखा गया था। मतलब अमेरिका में लगभग 100-150 साल पहले ऐसा हुआ था कि जब एक इंसान पहले राष्ट्रपति बना, फिर वो अगला इलेक्शन हार गया और फिर दोबारा जब वो इलेक्शन जीता तो वो जीत कर राष्ट्रपति बन गया। ट्रम्प ऐसा करने वाले 100-125 साल के इतिहास में पहले इंसान बने हैं। जबकि दूसरी जो इनको बम्पर जीत मिली है वो वाकई ऐसी है कि चाहे सेनेट हो, हाउस हो, हर जगह पर, कि अब अगले 4 साल के लिए ट्रम्प समझ लीजिए अमेरिका के मालिक बन चुके हैं। वो जो चाहें वो लॉ पास करा सकते हैं, जो चाहें फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे या फिर अंदरूनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। और तो और वहाँ के जो कोर्ट्स हैं वो उनके अंदर भी अब अपने मनपसंद के जजेस बैठा सकते हैं। और ऐसा करने से अब उनको फ़िलहाल अगले 4 साल तक तो कोई भी नहीं रोक सकता है। मगर दोस्तों, हम यहाँ पर आज जो आए हैं वो इस बात का जवाब जानने के लिए आए हैं कि ट्रम्प आ गए, अंदर अमेरिका में जो होना होगा वो होता रहेगा, लेकिन ट्रम्प के आने से बाकी दुनिया पर और स्पेशली मिडिल ईस्ट पर, और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं तो इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज़ हैं आज हम देखते हैं, वो चाहे ईरान हो, दूसरी तरफ वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ हों, या रशिया हो, चाइना हो, इन सब पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या वाकई दुनिया एक दूसरी दिशा की ओर जा रही है, दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो बदलने जा रही है जैसा कि दावे किए जा रहे हैं, या फिर ट्रम्प के आ जाने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे दांव पेच फंसे हुए हैं कि जो ज़्यादा कुछ बदलाव की तरफ इशारे नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रम्प के आने से क्या कुछ बदलेगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको ट्रम्प के पिछले कार्यकाल पर, उनका जो पिछला टर्म था, उस पर नज़र डालनी पड़ेगी। ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल में वैसे तो इसराइल के लिए बहुत कुछ किया था, मगर उन सभी में 2 ऐसी चीज़ें थीं कि जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है और जो वाकई अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बड़े फैसले माने गए थे। पहला फैसला था अब्राहमिक अकॉर्ड, जो भी आप कह सकते हैं। ये दरअसल एक तरह की डील थी, जिस डील के अंडर में ट्रम्प ने बहुत सारे अरब देशों पर, कि जिसमें यूएई भी शामिल था, इनके ऊपर प्रेशर डालकर, या कह सकते हैं कि इनको किसी बड़ी डील का, बड़ी चीज़ का लालच देकर, या किसी भी तरह के अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इस बात के लिए मना लिया कि तुम इसराइल से अपने रिश्ते कायम कर लो, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो। और इन देशों ने कर भी ली थी। सऊदी अरबिया भी बिल्कुल उसी लाइन में लगा हुआ था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में ट्रम्प चले गए, गद्दी छोड़नी पड़ी। जो बाइडन आए, जो बाइडन से जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी बनती नहीं थी, जिसकी वजह से अब सऊदी अरबिया धीरे धीरे दूर होता चला गया। हालांकि फिर भी आखिरी वक्त तक सऊदी अरबिया लगभग कशमकश के माहौल में था और लग रहा था कि अब रिकग्नाइज़ कर लेगा, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन फिर आखिर में बची कुची कसर 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग ने पूरी कर दी। 7 अक्टूबर के बाद जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से सऊदी अरबिया इस फैसले को लेकर बैकफुट पर चला गया और यही कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन मुमकिन नहीं है। तभी नॉर्मलाइजेशन इसराइल के साथ हो सकती है कि अगर इसराइल फ़िलिस्तीन को आज़ादी दे, मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम करे। तो पहला फैसला तो ये अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड था, जबकि जो दूसरा बड़ा फैसला था वो ये था कि ट्रम्प ने इसराइल की जो राजधानी है उसको ऑफिशियली तल अवीव से हटाकर, या कहें तो तल अवीव से ट्रांसफ़र कर दी थी यरूशलेम शहर में, यरूशलेम या कह सकते हैं अल-कुद्स शहर में। इन 2 फैसलों के अलावा ईरान के ऊपर जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई थी, जिस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे भर भर कर, और उसके एक बड़े कमांडर यानी कि कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया था, वो सब अपने आप में एक अलग टॉपिक है। कुल मिलाकर आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो डेमोक्रेट्स के जो बाइडन हैं या फिर कमला हैरिस हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा प्रो इसराइल हैं, ज़्यादा इसराइल के सपोर्टर हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के दोस्त भी हैं। और यही वजह है कि ये जो चुनाव हुआ है, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 महीने पहले ही अपनी एक रैली में वहाँ के यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए ट्रम्प ने ये भी कहा था कि मिडिल ईस्ट में जो इसराइल है उसका साइज़ बहुत छोटा है, हम इसराइल के साइज़ बढ़ाने पर काम करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि शायद वो ग्रेटर इसराइल की तरफ इशारा कर रहे थे। और तो और बहुत सारी रिपोर्ट्स लगातार आती रहीं और अब तो ये रिपोर्ट्स कंफर्म मानी जा रही हैं कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू
اور ٹرمپ کے بیچ میں خفیہ طور پر 8-9 مہینے پہلے ہی کوئی ڈیل ہو گئی تھی، اور اسی ڈیل کی وجہ سے جتنے بھی اسرائیل کے سامنے پرپوزل آتے تھے، پیس ڈیل کے لیے باتیں آتی تھیں، مشورے آتے تھے، بنجامن نیتن یاہو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ وار نہ رکے، کوئی ڈیل نہ ہو، سیز فائر نہ ہو، اور وہ یہ سب کچھ اسی لیے کر رہے تھے تاکہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کیا جائے، اور وہ نہ صرف انتظار ہی کرتے رہے بلکہ بیچ بیچ میں انہوں نے جس طریقے کی ایکٹیویٹیز کی ہیں خفیہ طور پر بنجامن نیتن یاہو نے یا ان کے ایڈمنسٹریشن نے یا پھر وہاں پر جوش لابی نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کملا ہیرس کو ہرانے میں اور ٹرمپ کو جتانے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے تھے، بھرپور کوششیں کر رہے تھے۔ مگر دوستو یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں، دوسری طرف پچھلے کچھ وقت سے اگر آپ لوگ دھیان دیں گے تو ٹرمپ کا بھی مزاج کچھ بدلا سا نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رپورٹ آئی پہلے کہ ٹرمپ کی طرف سے بنجامن نیتن یاہو کو اندرونی طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ میسج دیا گیا ہے کہ میرے آفس سنبھالنے سے پہلے اس جنگ کو ختم کرو۔ اس کے علاوہ بالکل الیکشن کے آخری وقت میں جو ریلیز وغیرہ کر رہے تھے ٹرمپ، ایک ریلی کے جو انہوں نے عرب مسلمانوں کے لیے کی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے فیور میں کر لیں، ان کا ووٹ لے لیں، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ ساری جنگوں کو ختم کر دوں گا، دنیا میں پیس لے کر آؤں گا۔ مطلب نعرہ دیا تھا کہ ٹرمپ مطلب پیس۔ ظاہر ہے اس سے ان کی مراد صرف یوکرین رشیا کی جنگ ہی نہیں تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا اشارہ غزہ کی طرف بھی تھا کہ غزہ کی جنگ کو بھی ختم کیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے اس طرح سے مزاج کے بدل جانے کا راز کیا ہے؟ کیا ٹرمپ اب کم پرو اسرائیلی ہو گئے ہیں؟ کیا ٹرمپ کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی ہو گئی ہے؟ جواب ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ امریکہ کی پولیٹکس کی بیسک سمجھ بھی رکھتے ہوں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ فرسٹ پالیسی کے لیے جانے جاتے ہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندرونی معاملات کو پہلے دیکھو، اپنے یہاں پر جو اللیگل لوگ آ رہے ہیں ان پر کنٹرول کرو، مائیگریشن کو کنٹرول کرو، اکنامی کو بوسٹ کرو، نہ کہ اپنی اکنامی کے ذریعے سے، اپنے پیسے کے ذریعے سے باہر کی جو وارز ہیں ان کو فنڈ کرو، باہر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، کیونکہ ان تمام چیزوں سے صرف اور صرف امریکہ کے عام لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی منی دوسروں کے اوپر برباد ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ٹرمپ کا جو پچھلا پورا کاریہ تھا اس میں انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں کی، بلکہ افغانستان وغیرہ سے فوج بلانے کا فیصلہ بھی انہی نے لیا تھا۔ رشیا یوکرین کی جو وار جو ان کے بعد میں شروع ہوئی وہ اس کے بھی شروع سے خلاف رہے ہیں اور وعدہ کرتے آئے ہیں کہ میں جیسے ہی آؤں گا اس جنگ کو ختم کر دوں گا۔ بالکل ایسی ہی باتیں انہوں نے کئی بار غزہ وار کو لے کر بھی کی ہیں کہ اگر میں ہوتا تو اسرائیل کے اوپر حماس اٹیک کرنے کی ہمت کرتا ہی نہیں، کیونکہ ایران کے اوپر جس طرح سے میں نے نکیل کسی تھی تو اس کے یہ جتنے بھی گروپ ہیں جو اس کی سپورٹ سے چلتے ہیں یا اس کی سپورٹ سے آگے بڑھتے ہیں وہ ہمت ہی نہیں کرتے یا اس لائق ہوتے ہی نہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر پاتے۔ حالانکہ دوستو ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف معاملہ ٹرمپ کا ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو خود امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس جنگ کے فیور میں نہیں ہے، کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ محسوس ہو چکا ہے کہ اب یہ جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے، یہ بڑھنے والی جنگ جو ہے اس کو پورے اپنے کندھوں پر ہی لڑنی پڑے گی، کیونکہ اسرائیل جب پوری طریقے سے تر و تازہ تھا یا ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی زیادہ تر جنگ امریکہ کی گودی میں امریکہ کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی لڑتا ہے، اور اب تو اسرائیل کے اندر فوجیوں کی کمی ہے، اس کی اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے، ہتھیاروں کی بری طریقے سے کمی ہو چکی ہے، اندر حال ایسا ہے کہ اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کہ خود اسرائیل کے پردھان منتری اپنے ڈیفنس منسٹر کو ہی فائر کر دے رہے ہیں، ان کو پوسٹ سے ہٹا دے رہے ہیں۔ دوسری طرف فلسطین کے اندر امریکی فائٹر جیٹس کی مدد سے امریکی بوم جو گرائے گئے ہیں جن سے 40 سے 45 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہیں، ان سبھی کو ختم کر دینے کے بعد بھی امریکہ کے جو مین جنگ کے مقاصد تھے، جو اصل مقاصد تھے، ان کو حاصل کر لینا تو چھوڑیے بلکہ اسرائیل اس سے دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دیری کی گئی ہے اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کی طرف سے لگاتار انتظار کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایسی کوئی ڈیل کروا دی جائے ٹرمپ کے پریشر کے ذریعے سے، عرب دیشوں کو سب کو پریشر میں لے کر، حماس، ایران، ان سب پر نکیل کس کر کہ جو پوری طریقے سے اسرائیل کے فیور میں ہو۔ ورنہ ٹرمپ کے جو خود ایک بہت زیادہ پرو اسرائیلی مانے جاتے ہیں، وہ آخری وقت تک عرب مسلمانوں سے یہ وعدہ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں آؤں گا تو فوراً ہی ساری جنگوں کو رکوا ڈالوں گا۔ تو ساتھیو اب ہمارا یہاں پر قصہ مختصر یہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ چانسز تو بڑھ گئے ہیں کہ جلد سے جلد یہ ساری جنگیں رک جائیں گی، اور خاص طور سے غزہ کے اندر معصوم بچوں کا، عورتوں کا
जो कत्ले आम हो रहा है वो रुक जाएगा। और हाँ, ये कत्ले आम रुके या ना रुके, वॉर में सीज़ फायर हो या ना हो, एक बात जो कंफर्म लग रही है वो ये कि अगले 4 से 5 साल डिप्लोमेटिकली फ़िलिस्तीनियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे गुजरने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले टर्म में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए थे फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, तो इस बार जब ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम में घूम रही हैं, तो जाहिर है और भी बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डील्स हो सकती हैं कि जो इज़राइल के बहुत ज़्यादा फेवर में हों और फ़िलिस्तीनियों के लिए बिल्कुल ख़तरनाक साबित हों। और यहाँ पर पर्सनली मुझको जो एक चीज़ महसूस हो रही है वो ये कि शायद इन 4-5 सालों के अंदर हम देखेंगे कि एक अरब दुनिया का बड़ा देश इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर चुका होगा, और वो देश होगा सऊदी अरबिया। अब वो चाहें अमेरिका किसी तरीके से सऊदी अरबिया को प्रेशराइज़ करे या फिर वो सारी चीज़ें देने का वादा कर ले कि जिनको सऊदी अरबिया पहले मांगता रहा है इज़राइल से रिश्ते कायम करने के बदले में, किसी न किसी तरीके से फ़िलहाल बात बन जाएगी। और इस बात के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी प्रिंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। इन दोनों की उस दौर में खूब जमा करती थी। बाकी मिडिल ईस्ट से अगर थोड़ा सा बाहर चलें तो यूक्रेन जंग का ख़त्म होना तो बिल्कुल तय है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप की अच्छी बनती है। नेटो के हमेशा से ही जो ट्रंप हैं वो खिलाफ रहे हैं, बल्कि पिछली बार तो वो अमेरिका को नेटो से निकालना चाहते थे। पहली वजह तो यही थी कि क्योंकि नेटो ग्रुप ही एक ऐसा है कि जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर वॉर से है, जबकि ट्रंप वॉर से दूरी बनाकर रखते हैं। जबकि दूसरी वजह ये थी कि उनका कहना था कि एक ऐसे ग्रुप का क्या फ़ायदा जिसमें पूरा यूरोप है और अमेरिका है, लेकिन सारा खर्चा पानी जो होता है वो अमेरिका की ही तरफ से आता है। ये यूरोपियन देश तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो क्या इन सारे यूरोपियन देशों की जंग अमेरिका अपने ही कंधे पर लड़ता रहे, अमेरिका के लोगों के पैसों को ही इनके लिए खर्च किया जाता रहे? तो इसीलिए वो पिछली बार ही नेटो से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस फैसले को बचा लिया था। यही वजह है कि इस बार भी जब ट्रंप जीत कर आए हैं तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स की तरफ से ये बयान आने लगे हैं कि हमको अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना जो है डिफेंस मजबूत करना चाहिए, लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनानी चाहिए ताकि रशिया कभी भी हम पर अटैक करे तो कम से कम हम अमेरिका के भरोसे ना रहें बल्कि अकेले ही जंग कर सकें। हालांकि दोस्तों, रियलिटी यही है कि अगर नेटो में अमेरिका ना हो तो ये यूरोपियन देश रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जैसे अब ट्रंप के आने की वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि दुनिया में ख़तरनाक जंगों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, वैसे वैसे दूसरी तरफ अब दुनिया को एक नई जंग का ख़तरा भी सताने लगा है। एक ऐसी जंग कि जो ट्रंप के द्वारा शुरू की जाएगी और एक नई तरीके की जंग होगी, और वो जंग होगी ट्रेड वॉर। क्योंकि ट्रंप यही तो करते आए हैं, ट्रंप का यही फेवरेट काम है और वो इसी के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो इकोनॉमिकली जंग लड़ते हैं। और ट्रंप की तरफ से शुरू की जाने वाली इस ख़तरनाक वॉर का जो 2 कंट्रीज़ सबसे बड़ा शिकार बनने वाली हैं उनमें से एक तो है चाइना, जबकि दूसरी है ईरान। ये दोनों कंट्रीज़ ट्रंप के निशाने पर सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं। पिछले टर्म पर आप नज़र डालिए, ईरान के ऊपर आज ये जितने भी सैंक्शंस वगैरह और ये पाबंदियाँ नज़र आती हैं ये ट्रंप ने ही तो लगाई थी। चाइना के ऊपर भी न जाने किस किस तरह के सैंक्शंस, टैक्सेस और न जाने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जा रहे थे और शायद अब फिर से उठाए जाएंगे कि जिनके ज़रिए से किसी भी तरीके से चाइना और ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके, उसको बूस्ट होने से रोका जा सके, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसको बर्बाद किया जा सके। मगर हाँ, साथ ही हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के सैंक्शंस हों, उसकी तरफ से लगाई जाने वाली अलग अलग तरह की जितनी भी पाबंदियाँ हैं ये सब अब ओवर प्ले हो चुकी हैं। मतलब इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि इन्होंने काम करना ही बंद कर दिया है। मिसाल के तौर पर रशिया को देख लीजिए, रशिया के ऊपर हज़ारों की तादाद में सैंक्शंस लगे लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरे यूरोप से अच्छी चल रही है। ईरान को देख लीजिए, अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहा है और अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और चाइना कहाँ है वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि चाइना तो छोड़िए, शायद ईरान के ऊपर भी अगर और पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो उनका कोई ख़ास असर पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि इन सारे सैंक्शंस की वजह से ही अब धीरे धीरे दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे देशों का एक ऐसा संगठन तैयार हो चुका है कि जो अमेरिका की इन पाबंदियों की कोई फिक्र नहीं करता है, बल्कि वो तो खुद इसी मामले में मजलूम हैं। तो वो सब इकट्ठे होकर एक दूसरे से व्यापार करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तो उनकी दुनिया अपने आप में ही चलने लगती है। इसीलिए ये भी मुमकिन है कि 4 देशों का वो ग्रुप, मतलब कि रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान,
जो पिछले कुछ वक्त से बड़ी तेज़ी के साथ करीब आ रहा था। दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और मजबूत से मजबूत होता जा रहा था, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था। वो अब ट्रम्प के दौर में और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़े और भी ज़्यादा आपस में एक दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि ईरान की तरह अगर चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो ये चीज़ चाइना को और भी ज़्यादा छूट दे देगी, उसको अलाउ कर देगी कि वो ईरान तो छोड़िए, नॉर्थ कोरिया जैसे देश के भी जितना ज़्यादा करीब जाना चाहे जाए, उससे जो चाहे ख़रीदे, उसको जो चाहे बेचे। और इस तरह से इन चारों ही देशों का ये ग्रुप और भी ज़्यादा करीब से करीब होता जाएगा। फ़िलहाल दोस्तों, अब इन सारी चीज़ों में से भी क्या क्या वाकई होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।